तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट का जो आपका सेकंड वाला बुक है, यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति वाला जो बुक है आपका, तो इस बुक का बच्चों हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं आपका। ठीक है, टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए 100 एमसीक्यू होगा बेसिकली इस बुक से लाऊंगा मैं आपके लिए, जिसके लिए मतलब मान लीजिए 50 एमसीक्यू। ठीक है, इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, और 50 एमसीक्यू इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर बताऊंगा। इससे पहले बच्चों मैंने ऑलरेडी आपका 100 एमसीक्यू बना रखा है फर्स्ट वाला बुक से। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। और सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स, चाहे वो आपके कार्टून के हो, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और बच्चों इस वीडियो में क्या होगा, कई क्वेश्चंस को 2 बार भी मैंने रिपीट किया है, लेकिन फ़र्क ये है कि उन क्वेश्चंस की जो भाषा शैली है थोड़ा घुमा करके पूछा है आपसे, समझ रहे हैं। इसीलिए कई क्वेश्चंस को 2 बार भी रिपीट किया है, ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन अगर ये घुमा करके आएगा तो कैसे एग्जामिनर आपसे घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है जयप्रकाश। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे यहाँ पर कि द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है उसका अर्थ ब्रिटिश इंडिया के संदर्भ में क्या था, तो वो आपको बताना है। पहला है आपका भारत और बांग्लादेश को 2 देश है, मतलब भारत और बांग्लादेश जो है वो 2 देश है, ये है आपका। दूसरा है आपका 2 कौमों की बात कही गई थी। तीसरा है आपका भारत अफगानिस्तान की बात कही गई थी। और चौथा है भारत और ब्रिटेन की बात कही गई थी। इस क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत जो था उसका अर्थ क्या है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का अर्थ होता है बच्चों, भारत में 2 मतलब भारत जो है, ब्रिटिश इंडिया जो था उस टाइम पे, वो 2 कौमों का देश है, जिसके अंदर अर्थात ये बात कही गई थी आपका कि हिंदुस्तान मतलब वो होगा आपका, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान होगा और मुस्लिम जो होगी कम्युनिटी उनके लिए पाकिस्तान का निर्माण करवाया जाएगा। अर्थात आपका जो ब्रिटिश इंडिया है वो 2 कौमों का देश है, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, इसकी बात कही गई थी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ होता है 2 कौमों की बात कही जाना या 2 कौमों का देश होना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर बच्चों हमसे कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से प्रसिद्ध भाषण किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था बच्चों यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, ये वाला प्रश्न कई बार आपसे मैंने डिस्कस किया है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो वो जाना जाता है बच्चों खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति जो है उसका जो जनक है बच्चों, वो हम MS स्वामीनाथ जो है उनको मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि भाग्यवधू से चीर प्रतिचित भेंट जो शीर्ष वाला भाषण था वो किसने दिया था। अब देखिए, मैंने आपको बोला था ना क्वेश्चन को मैं 2 बार भी पुट करूंगा आपके सामने, लेकिन घुमा करके। अब उस क्वेश्चन में क्या पूछा था अभी से पहले जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वीडियो में कि आपका ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था, तो नेहरू ने दिया था। और वही जो भाषण है उसको हम लोग भाग्यवधू से चीर प्रतिचित भेंट वाला जो भाषण है, इसको भी ये शीर्षक ये टाइटल भी देते हैं। तो दोनों भाषण सेम है हमारे, जो नेहरू जी ने ही इसे भी दिया था। ठीक है, भाषण एक ही है लेकिन नाम 2 है आपके। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी आएगा तो भी नेहरू जी आएगा, और अगर भाग्यवधू से चीर परिचित भेंट जो है ये आएगा तो ये भी हमारे नेहरू जी ने दिया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि सन 2000 में 3 राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ और डैश का निर्माण हुआ था, तो उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। ये क्या पूछ रहा है बच्चों कि जम्मू कश्मीर के रियासत जो था वहाँ के राजा का नाम क्या था। तो वहाँ के राजा का नाम था आपको राजा हरि सिंह नाम था वहाँ के जो राजा थे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि लौह पुरुष किनको कहा जाता है। ठीक है, लौह पुरुष
की संज्ञा किनको दी जाती है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दी जाती है, क्योंकि उन्होंने जो रियासतों के एकीकरण में जो अपना योगदान दिया था वो हमेशा यादगार रहेगा, इसलिए उनको लौह पुरुष की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न है आपका। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर से होगा, यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन जो है महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे। ये प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि भारत के आज़ादी के पश्चात रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? मतलब जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो आपको पता होगा बच्चों कि अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे रियासतों में। तो टोटल हमारे यहाँ पर 565 रियासतें थी। ठीक है, जिनका एकीकरण करके एक भारत, अखंड भारत का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो कह सकते हैं नेतृत्व में किया गया, और आज हम इस एक भारत को जानते हैं। तो इसका सही उत्तर पहला वाला ऑप्शन 565 रियासतें लगभग। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? तो हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था बच्चों। क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? प्रश्न बहुत डीप से पूछा है बच्चों, ध्यान रखिएगा ये वाला, कि भाषाई आधार पर अलग राज्य की मांग को लेकर जो पोट्टू श्री रामलू जी थे वो भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। वो कितने मतलब भूख हड़ताल पे बैठ गए और भूख हड़ताल पे कितने दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई वो आपको बताना है। तो वो 56 दिन, लगभग 56 दिन तक वो भूख हड़ताल पे थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। लगभग नहीं, यहाँ करेक्ट 56 दिन लिखिए क्योंकि उस टाइम का डाटा है ये। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि भाषाई आधार पर सबसे पहला अलग राज्य का दर्जा किसे मिला था? तो वो आंध्र प्रदेश को मिला था। किसे मिला था बच्चों? आंध्र प्रदेश का। और हाँ बच्चों, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि मैंने ऑलरेडी आपका टर्म 1 के लिए दोनों बुक के कार्टून करवा दिए हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियोज़ भी आप जा करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न। ये क्या पूछ रहा है बच्चों कि डैश 1956 में भारतीय जो राज्य पुनर्गठन आयोग का आधार था, उचित विकल्प का चयन करना है आपको। ठीक है, तो 14वां जो आपका प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ये भाषाई आधार पर जो राज्य पुनर्गठन का ये आधार कह सकते हैं आप, तो ये आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर हमसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्यों के गठन की सिफारिश की थी? उचित विकल्प जो है उसका चयन करना है। तो इसका उत्तर बच्चों आपको मुझे कमेंट में देना है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला है 12 राज्य, दूसरा है 14 राज्य, तीसरा है 16 राज्य और चौथा है 10 राज्य। तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर मुझे बताइएगा आप। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर हमसे? प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे हमारे शिवकुमार सेन जी। कौन थे बच्चों? शिवकुमार सेन जी थे। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि भारत के विभाजन के पश्चात किस रियासत ने भारत एवं पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से मना कर दिया था? पहला है आपका ऑप्शन हैदराबाद, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है बिहार और चौथा है पहला और दूसरा दोनों। तो इसका सही उत्तर ये 4th वाला हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों, क्योंकि हैदराबाद जो था उसने भी मना कर दिया था और कश्मीर ने तो मना करा ही था। ठीक है, तो ये है आपका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से नेता थे जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, और अभी यहाँ पर आ गया ना वो कि इसी को थोड़ा घुमा करके पूछ लिया कि स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से नेता थे जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। वो थे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान जी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर कि केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया? उचित विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो जो 19वां प्रश्न है आपका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1953 में। ठीक है, लागू 56 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 20वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हमसे कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं 20वें प्रश्न में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 21वां प्रश्न। अब यहाँ से शुरू होगा, ये कार्टून आधारित थोड़े से प्रश्न हैं आपके, अब इनको भी देख लेते हैं बच्चों। ये कार्टून मैंने कल की वीडियो में आपको कराया था, तो इस कार्टून से संबंधित प्रश्न पूछेगा। अब यहाँ पर 3 चीज़ें मेनली आपको ध्यान रखना है, ये अगर कार्टून पेपर में आता है तो
पहला नंबर बात, यहाँ पर ये जो बूढ़ा आदमी है ये है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये जो राजा बैठा हुआ है ये एक रियासत का राजा है, और ये जो नीचे उसका सिंहासन है ये उस रियासत की जनता है, याद रखिएगा। इस राजा के हाथ में जो आप ये बॉक्स देख सकते हैं ये वहाँ के विदेशी मामले हैं, प्रतिरक्षा और संचार के मामले हैं सारे। और यहाँ पर जो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी जो है ये क्या बात कह रहे हैं, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ना ना महाराज उठिए मत, बस ये मुझे दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसी कार्टून से संबंधित आपका प्रश्न पूछेगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ रहा है इस कार्टून से संबंधित 21वां प्रश्न है आपका कि चित्र में दिखाया गया बूढ़ा आदमी कौन है, तो हमारे वो वल्लभ भाई पटेल जी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि सिंहासन के रूप में किसे दिखाया गया है, तो रियासत की आम जनता को दिखाया गया है सिंहासन के रूप में। ठीक है, उस कार्टून के अंदर। अब इस यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ रहा है आपसे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है आपका वो क्या था, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक सहमति पत्र था। मैंने कल की वीडियो में भी बताया आपको कि जिसे साइन करके जो रियासत थी अलग अलग वो भारतीय संघ में यानी कि भारत के अंदर शामिल हो सकते थे। ठीक है, 565 रियासतें जो थी उनमें से बहुत सारी रियासतों ने ये साइन किया, तब आज वो भारतीय संघ में शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला कार्टून देखिए, ये भी कल की वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, इस कार्टून को देखिए बच्चों। इस कार्टून में जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उस चीज़ को देखिए। पहले तो ये बीच में बैठा हुआ आदमी पूछेगा कौन है, तो ये नेहरू जी है। ये साइड साइड में ये आदमी जो घेरे हुए हैं नेहरू जी को, ये कौन है, तो ये भाषाई आधार पर अलग राज्यों की मांग कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग आदमी जो है ये भाषाई आधार पर जो है सो कि अलग राज्यों की मांग कर रहे हैं। पहला राज्य कौन सा था, भाषाई आधार पर अलग राज्य का दर्जा मिला था, आंध्र प्रदेश को, याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ से जो पूछ रहा है उसके जवाब देते हैं बच्चों। ये 24वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि बीच में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, तो वो है हमारे नेहरू जी है। कौन है बच्चों, नेहरू जी। आगे चलते हैं। अब देखिए 25वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर। 25वां प्रश्न ध्यान से देखिए बच्चों कि इस कार्टून के अनुसार नेहरू जी क्यों डरे हुए लग रहे हैं। ठीक है, तो इस कार्टून के अनुसार नेहरू जी डरे हुए लग रहे हैं, उसके 3 कारण यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग हो रही थी, उसको लेकर के डरे हुए हैं वो कि पहला राज्य तो अलग कर दिया आंध्र प्रदेश, लेकिन उसके बाद भी सब बोल रहे हैं मुझे अलग करो, मुझे अलग करो, मुझे अलग करो, मुझे अलग करो। तो नेहरू जी परेशान हो गए कि अब किस किस को अलग करूँ मैं। अगला है देश के टूटने का खतरा था। ठीक है, देश टूट भी सकता था अगर ज़्यादा अलग कर देंगे तो। तीसरा आपका देश की अखंडता की समाप्ति को लेकर के भी खतरा मंडरा रहा था। और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देश जो है एक भारत अखंड भारत जिसको आज हम देख रहे हैं हमारे पास है, हमारे भारत हम जिसमें रहते हैं जिस भारत में, तो वो भारत एक भारत अखंड भारत ना होकर के टुकड़ों में बिखरा हुआ होता अगर हम लोग इतने राज्यों को अलग कर देते तो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इस सभी चीज़ों को लेकर के नेहरू जी डरे हुए हैं। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है हमारा 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि प्रस्तुत कार्टून में क्या दिखाया गया है, तो प्रस्तुत कार्टून में बच्चों भाषा के आधार पर अलग राज्यों की मांग को दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला कार्टून देखिए बच्चों। अगला कार्टून, ये कार्टून मैंने आपको कल भी कराया था। ठीक है, इस कार्टून में अब जो चीज़ें आपको नोटिस करनी है वो चीज़ें ध्यान से देखिए। एक छोटा आदमी है, पतला दुबला। ठीक है, वो एक छोटे से बर्तन में क्या कर रहा है, घड़े टाइप का है ये, इसमें ये सांड जैसे आदमी को घुसाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये कार्टून क्या दर्शाने का प्रयास कर रहा है, तो ये कार्टून जो है हमारा ये दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है भाषाई आधार पर जो राज्यों की डिमांड है उसको पूरा करने में असफल रहा, एक तरह से कह सकते हैं। वहाँ पर परेशान है, चिंताजनक है। ठीक है, यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका 27वां प्रश्न कि प्रस्तुत कार्टून में क्या दिखाने का प्रयास किया गया है, तो इसका सही उत्तर है 4th वाला कि राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषाई विवाद को सुलझाने की क्षमता पर सवाल उठ रहे थे। ठीक है, तो 27वें का चौथा आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। एक और कार्टून यहाँ पर दिख रहा है आपको। इस कार्टून में देखिए बच्चों क्या देखने को हमें मिलेगा और क्या चीज़ आपको नोटिस करनी है। इस कार्टून के अंदर 3 चीज़ें आपको नोटिस करनी है। ये जो बीच में साइकिल, सर्कस की तरह जो ये साइकिल का पहिया लेकर के रस्सी पे चल रहा है, ये है हमारे नेहरू जी। इधर जो है हमारे, ये है हमारे प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो निजी क्षेत्र के आदमी, एक मोटा आदमी है। ठीक है, जैसे अंबानी अडानी जो निजी क्षेत्र के आदमी है ना आज के टाइम पे हमारे देश में, वैसे ही एक मोटा आदमी कह लीजिए, ये प्राइवेट सेक्टर का है यानी निजी क्षेत्र का। इधर बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं आपको, तो ये हमारे पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र का है।
और जो आपको झुकाव देखने को मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे ये जो डंडा ले रखे हैं ये नेहरू जी, ये झुकाव आपको ज़्यादातर जो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर है यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र है उसकी ओर देखने को मिलेगा। तो कार्टून से संबंधित यही पूछेगा कि पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की ओर झुकाव क्यों है, तो क्योंकि बहुत सारे कांग्रेसी नेता इसके समर्थन में थे। ठीक है, चलिए अब इस कार्टून से संबंधित क्वेश्चंस को देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देखिए बच्चों कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए डंडे को संभालने वाले व्यक्ति की पहचान करें एवं उनका नाम बताइए। ठीक है, तो पहचान तो हमने कर लिया था बहुत पहले ही, इनका नाम है बच्चों, नाम देख लीजिए आप यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने आपको बताया भी था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न है कि कार्टून जो है आपका, प्रश्न के साथ साथ मैंने आंसर भी दे दिए हैं आपको कि कार्टून में सार्वजनिक क्षेत्र की जो है और अधिक झुकाव क्यों दिखाया गया है। तो यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर की ओर झुकाव क्यों दिखाया गया है। पहला आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि अधिकांश प्रमुख कांग्रेसी नेता सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में थे, और दूसरा आपका जैसे लाल बहादुर शास्त्री हो गए, जगजीवन राम हो गया और गुलजारी लाल नंदा जी हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे अब हम लोग। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न हमारा चित्र से संबंधित है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि चित्र में दिखाए गए किस नेता द्वारा लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये लाल किला है हमारा, बहुत पुराने टाइम का, जब आज़ादी हमें मिली थी उस टाइम की बात, उस टाइम की पिक्चर है ये। ठीक है, एनसीईआरटी से लिया है मैंने आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपना प्यारा भारत का झंडा, और यहाँ पर एक नेता है। ठीक है, ये कौन है, यहाँ पर बहुत सारे आप देख पा रहे हैं ध्यान से, तो ये लोग हैं यहाँ पर बहुत सारे, और यहाँ पर एक नेता खड़ा है और जो कि यहाँ से भाषण दे रहा है लाल किले की प्राचीर से। जैसे अभी के टाइम पे आप देखें मोदी जी जाते हैं झंडा वंडा फहराने लाल किले के प्राचीर पे, तो उसी प्रकार से ये पुराने टाइम का है। तो आपको बताना है ये कौन से नेता हैं यहाँ पर। 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर। पहला BR अम्बेडकर जी, दूसरा है महात्मा गांधी जी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू जी, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू जी है। इस वीडियो के अंदर ना नेहरू के बारे में आपको बहुत जिक्र देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, अगले वीडियो जो आएगा उसके अंदर भी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कहाँ थे। तो गांधी जी कोलकाता में थे, मैंने आपको कई बार बताया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि देश के विभाजन से प्रभावित 2 राज्य बताने हैं आपको। तो वो है आपके पंजाब और बंगाल। जो है देश का जो विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो इससे बहुत प्रभावित राज्य थे आपके, क्योंकि जो आपका पंजाब है इस साइड में पड़ जाता था जहाँ पाकिस्तान पहले था। ठीक है, आपको पता है 2 पाकिस्तान थे पहले इस साइड में भी था, पूर्वी पाकिस्तान एक था और एक पश्चिमी जो पाकिस्तान था वो था, तो एक इस साइड में भी था। तो पंजाब यहाँ पड़ जाता था, बंगाल यहाँ पड़ जाता था। तो जो देश का विभाजन हुआ तो 2 पाकिस्तान बने, और उस टाइम पे 2 जो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य थे विभाजन से वो पंजाब और बंगाल ही थे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि 1947 के विभाजन से कौन से 2 धर्मों के लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। तो हिंदू मुस्लिम के जो धर्म थे, धर्मों के लोग थे, सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित हुए थे विभाजन के कारण। ठीक है, अब आ चलते हैं हम लोग बच्चों कथन और कारण वाले में। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कथन और कारण वाला है। इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, अभिकथन देखिए। अभिकथन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो, अभिकथन कह रहा है। और कारण क्या कह रहा है बच्चों 34वें प्रश्न में कि ब्रिटिश इंडिया में 2 ऐसे इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में पंजाब, तो दूसरा इलाका पूर्व में बंगाल था। ठीक है, 34वां प्रश्न है, तो इसका उत्तर आपको सही बताना है कि 34वें का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं अभिकथन, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आप लिख सकते हैं। ये जो दूसरा वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन कारण आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, सॉरी बच्चों, इसका जो मुझे जहाँ तक उत्तर सही लग रहा है ये 3rd वाला लग रहा है आपका कि अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में 2 यहाँ पर प्रांत थे आपका, पंजाब और बंगाल के साइड में बहुसंख्यक थे आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं तीसरा वाला। ठीक है,
ब्रिटिश इंडिया की जब भी बात करता है तो भारत और पाकिस्तान की थोड़ी ना बात करता है, आपका पूरा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सबको मिला करके बात करता है, जो वर्तमान बांग्लादेश है। अगला प्रश्न भी हमारा जो है सो कि ये कथन कारण वाला है। इसके अंदर अभिकथन देखिए क्या कह रहा है बच्चों। अभिकथन कह रहा है बच्चों कि सन 1947 में बड़े पैमाने पर भारत की एक जगह की आबादी दूसरी जगह पर जाने को मजबूर हुई। बिल्कुल सही है। कारण क्या कह रहा है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत ब्रिटिश इंडिया को दो भागों में बांट दिया गया। विभाजन के बाद हिंदू और मुसलमानों की आबादी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने को मजबूर हुई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ें सही है हमारी। तो इसका सही उत्तर आप पहला वाला लिख सकते हैं बच्चों कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या है, ये आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम 36वां प्रश्न। तो 36वां प्रश्न देखिए बच्चों, 36वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे कि डैश ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाने के लिए किया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है बच्चों, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 37वां प्रश्न। तो 37वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं हमसे कि भारत की आज़ादी के समय राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा क्या थी। तो वो थी आपकी एकता के सूत्र में बांधना। अलग अलग जाति धर्म को मानने वाले, छुआछूत को मानने वाले लोग थे, तो सबको एकता के सूत्र में बांधना ना बहुत बड़ी चुनौती कह सकते हैं आप। तो 37वें का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 38वां प्रश्न देखिए बच्चों, 38वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा जो था आपका, उसकी प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो हमारे अंबेडकर जी थे, BR अंबेडकर जी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि मेघालय डैश राज्य से अलग होकर बना था। बिहार, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो इसका सही उत्तर बच्चों असम से अलग होकर मेघालय बना था। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश बोल लिया मैंने, मेघालय। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर और डैश में शुरू में भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया था। ठीक है, मतलब 4 ऐसी रियासतों के बारे में बात कर रहा है जिन्होंने शुरू में बोला था कि हम भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला है उड़ीसा, ऑप्शन बता रहा हूँ, दूसरा है पंजाब, तीसरा है बंगाल और चौथा है मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों मणिपुर। इन्होंने बोला था कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर ने बोला था कि हम भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे। इनमें से कुछ ने बोला था कि ना हम भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में होंगे, हम तो अलग ही देश बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मणिपुर हमारा सही हो जाएगा उत्तर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, ये थोड़ा लेटेस्ट डेटा के अनुसार ये क्वेश्चन बनाया मैंने आपके लिए कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 किस वर्ष हटाया गया था। तो ये 2019 के अंदर हटाया गया था, आपको याद होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 370 के तहत कश्मीर को कुछ अलग कानून कह सकते हैं, अधिकार दिए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि भारत की अर्थव्यवस्था का मॉडल क्या है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था का मॉडल है वो क्या है, वो आपको बताना है। पहला है पूंजीवादी है, दूसरा है समाजवादी है, तीसरा है मिश्रित और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, ना तो हम पूंजीवादी है ना समाजवादी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सबको मिला करके चलते हैं। हमारे यहाँ अडानी अंबानी जैसे लोग भी है और एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी है। ठीक है, तो 42वें का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न देखिए बच्चों, 43वां प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए लगभग में मैंने आंसर लिया है इसका। ठीक है, याद रखिएगा। 43वां प्रश्न है कि हरित क्रांति में गेहूं की रिकॉर्ड वृद्धि लगभग कितनी दर्ज की गई थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके। पहला है आपका 135 टन, लगभग 133 टन, दूसरा आपका, तीसरा 131 टन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लगभग 131 टन रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई थी हरित क्रांति के बाद गेहूं की भारत देश में। ठीक है, आगे चलते हैं, 131 टन। अगला है हमारा 44वां प्रश्न। तो 44वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, वो आपको बताना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1951 से 1956 था आपका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर हमसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया था। ठीक है, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे यहाँ पर कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया था। तो वो दिया गया औद्योगिक क्षेत्र पर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 47वां प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पर हमसे बच्चों। 47वां प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई, उचित विकल्प का आपको चयन करना है। तो 47वां जो आपका प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों मार्च 1950 में की गई थी।
ठीक है, आगे चलते हैं। 48वां प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि उस पंथ को क्या कहते हैं जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। उचित विकल्प का आपको चयन करना है 48वें प्रश्न में। तो वो होते हैं बच्चों हमारे वामपंथी लोग, ठीक है, जो गरीब और कह सकते हैं पिछड़े जो सामाजिक बैकवर्ड कास्ट से जो आते हैं उनकी तरफदारी करते हैं। 49वां प्रश्न देखिए बच्चों, ये क्या पूछ रहा है हमसे कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर डैश का गठन किया गया। तो वो किया गया था बच्चों नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। 50वां प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कह सकते हैं कि नीति आयोग, देखिए हिंदी में तो आप इसको नीति आयोग कह देते हैं और इसको जो शॉर्ट में बोलते हैं नीति बोलते हैं, इसका पूर्ण रूप बताना है। तो इसका पूर्ण रूप होगा बच्चों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो बस बच्चों ये थे 50 MCQ क्वेश्चंस आपका टर्म 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सेकंड बुक से इसका नेक्स्ट वाला पार्ट भी जरूर देखिएगा जिसके अंदर 50 लास्ट MCQ क्वेश्चंस करवा दूंगा इसी बुक का आपके टर्म 1 के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं बच्चों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की नॉलेज से भरी हुई वीडियोज़ को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और वीडियोज़ बनाने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को।